Hello and welcome to Serious Economics. Today we are going to start microeconomics in simple language. Okay. Before starting this video, I would like to request you go and watch the microeconomics chronology also. Okay. So let's begin the class. Today we will study all the theory in a block form. Okay. फर्स्ट ब्लॉक पे हम देखेंगे कंज्यूमर थ्योरी को, ठीक है। सेकंड ब्लॉक में हम प्रोडक्शन थ्योरी देखेंगे, थर्ड ब्लॉक में हम कॉस्ट थ्योरी देखेंगे, फोर्थ में फर्म बिहेवियर एंड सो ऑन। ऐसी जितनी भी थ्योरीज है हम इनको ब्लॉक फॉर्म में देखेंगे। तो आज हम जो कवर करने जा रहे हैं वो कंज्यूमर थ्योरी को, ठीक है, ब्लॉक वन को कवर करने जा रहे हैं। ब्लॉक वन में हम क्या क्या पढ़ेंगे, डिमांड को पढ़ेंगे, इलास्टिसिटी को पढ़ेंगे, सलस्की को पढ़ेंगे एंड रिवल प्रेफरेंस को पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम सबने बचपन से ही पढ़ रखा है, मतलब जो भी इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से है वो पढ़ चुके हैं कि कंज्यूमर थ्योरी क्या होती है प्लस इसका थीम क्या होगा। बट फिर भी एक बार हम देखते हैं जल्दी एक ब्रीफली व्यू लेंगे। तो कंज्यूमर थ्योरी जो है उसमें हम क्या देखते हैं, हाउ डू कंज्यूमर मेक चॉइसेस। भाई कंज्यूमर कैसे चॉइस लेगा, क्या चॉइस लेगा, कितना खरीदेगा, कैसे खरीदेगा, किस चीज को खरीदेगा, इस चीज को हम देखते हैं कंज्यूमर थ्योरी में, ठीक है, कि हाउ डू कंज्यूमर मेक चॉइसेस। फिर इस ब्लॉक का थीम ये होगा बेसिकली कि हम एक आइडिया बिल्डअप करेंगे, बेसिक आइडिया लेंगे यूटिलिटी का, और बेसिक आइडिया यूटिलिटी का लेते हुए हम यहाँ तक पहुंचेंगे कि वेदर चॉइसेस आर रैशनल और नॉट। पहले हम यूटिलिटी का एक बेसिक आइडिया को समझते हुए हम यहाँ तक पहुंचेंगे इस ब्लॉक में कि हमें ये पता चले कि जो कंज्यूमर है, ठीक है, वो जो चॉइस ले रहा है वो रेशनल कैसे है, ठीक है। तो ये है कंज्यूमर थ्योरी का बेसिक आइडिया। ओके, अब तुम यहाँ से कनेक्ट करो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स हम पढ़ते क्यों हैं। हम सबको पता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है इंडिविजुअल स्पेसिफिक स्टडीज के लिए होता है, ना कि पूरे होल के लिए हम पढ़ते हैं। स्पेसिफिक एरिया के लिए हम जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। तो उसमें हम पहला पढ़ रहे हैं कंज्यूमर थ्योरी, मतलब ऑल अबाउट कंज्यूमर। हम कंज्यूमर के बारे में जानना चाहते हैं कि कंज्यूमर जो है कैसे डिमांड करता है, कैसे डिमांड चुनता है, उसकी डिमांड के लिए इलास्टिसिटी कैसी होती है, वो कितना प्राइस पे करना चाहता है, उसकी जो प्रेफरेंस है वो कैसी है, और जो वो प्रेफरेंस ले रहा है वो रैशनल भी ले रहा है या नहीं ले रहा, खुद की है या एक्सटर्नलिटी से वो चीजें हो रही है, इसके बारे में देखते हैं। उसके बाद हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं, प्रोडक्शन के बारे में। अब भाई कंज्यूमर तो है, कंज्यूम करने वाला तो है, कोई प्रोड्यूस करने वाला भी होगा। तो अब उस प्रोडक्शन के बारे में, उस सेलर के बारे में अब हम पढ़ना शुरू कर देते हैं कि भाई जो सेलर है वो प्रोडक्शन कैसे करता है, उसको क्या रिटर्न मिलता है, प्रॉफिट कैसे मिलता है, अगर शॉर्ट रन में लॉस हो रहा है तो लॉन्ग रन में उसको कैसा प्रॉफिट होगा। ये सारी चीजें हम देख लेते हैं प्रोडक्शन थ्योरी में, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमी में कॉस्ट थ्योरी। कॉस्ट थ्योरी में बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे कि कॉस्ट जो है हमारी एवरेज कॉस्ट कितनी आ रही है किसी गुड को प्रोड्यूस करने में, ठीक है। उसका एवरेज कॉस्ट में फिर हम देखेंगे कि मतलब जो कॉस्ट है वो ज्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है। ये सारी चीजें हम जो है कॉस्ट थ्योरी में पढ़ेंगे, ठीक है। कॉस्ट थ्योरी में फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में क्या डिफरेंस है, उस क्या जो मतलब एवरेज कॉस्ट आ रहा है वो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट से कैसे रिलेटेड है, या ये दोनों किससे कैसे रिलेटेड है, ये सारी चीजें हम कॉस्ट थ्योरी में पढ़ते हैं। अब हमने देख लिया कि एक कंज्यूमर पढ़ा, एक प्रोडक्शन पढ़ा, एक कॉस्ट के बारे में पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं फर्म की बिहेवियर के बारे में कि फर्म कैसे काम कर रही है, कि वो कैसे अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रही है, आउटपुट को मैक्सिमाइज कर रही है, प्रोड्यूसर सरप्लस उसका कितना हो रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें हम फर्म के बिहेवियर के बारे में चले आते हैं। हमने पहले कंज्यूमर देखा, फिर सेलर देखा, ठीक है। सेलर के बाद हमने उसकी कॉस्ट थ्योरी पढ़ी कि कॉस्टिंग कैसे कर रहे हैं, क्या है मतलब एवरेज कॉस्ट और इन सब कॉस्ट में क्या डिफरेंस है। ये सारी चीजें हमने बेसिक आइडिया कॉस्ट के बारे में ली। फिर हम आ जाते हैं फर्म के बारे में। अब हम सारी बेसिक आइडिया ले चुके हैं, हम फर्म के बारे में पढ़ते हैं। फर्म के बारे में हमने पढ़ा, पहले हम यहाँ कंज्यूमर पढ़ रहे थे, ठीक है। फिर हमने सेलर पढ़ा जो बेच रहा है, ठीक है। फिर हमने उसकी कॉस्ट के बारे में कि वो जो प्रोड्यूस कर रहा है उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, कैसे कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने एक फर्म के बारे में पढ़ा, एक फैक्ट्री के बारे में कह लो कि एक बार पढ़ा। फिर हम आते हैं मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि कई सारी अगर वहां पे फर्म्स है तो वो उस सिनेरियो में कैसा सीन होता है, क्या चीज होती है, परफेक्ट
कंपटीशन होता है कि या एक ही फॉर्म है, मोनोपोली हो गया है किसी गुड का या ओलिगोपोली आ गया है। ये अब हम मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में देख रहे हो। हम डाउन टू अप जा रहे हैं, डाउन टू अप जा रहे हैं ना, कि हम इकोनॉमी के बारे में जा रहे हैं। हम नेशनल लेवल पे जाने के लिए मैक्रो पढ़ने से पहले हम ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं, डाउन टू अप। ये माइक्रो थ्योरीज है, इसीलिए इनको माइक्रो कहा जा रहा है। माइक्रो टू जैसे ही हम मैक्रो जाएंगे तो हम नेशनल लेवल पे बात करने लगेंगे, पर उससे नेशनल लेवल पे बात करने से पहले हम इंडिविजुअल लेवल पे तो बात कर लें। तो मार्केट के बारे में बात किया, फिर हम फैक्टर मार्केट बात करते हैं, एक उसी का पार्ट है। मार्केट में ही फैक्टर मार्केट आ जाएगा, फिर आपका मार्केट आ जाएगा, ठीक है। ओके, उसके बाद आते हैं वेलफेयर इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं कि चलो ठीक है, ये तो हमारा कंज्यूमर हो गया, प्रोडक्शन हो गया, कॉस्ट बचाने के लिए प्रोड्यूसर काम कर रहा है, फॉर्म का हमने देख लिया, मार्केट स्ट्रक्चर देख लिया, ये सारी चीजें तो देख ली, बट इसमें कहीं कोई एक्सप्लॉइट तो नहीं हो रहा है। वी शुड बी कंसिडर्ड, लाइक वी शुड कंसिडर ऑल द पीपल ना, कि जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, वो इंडिविजुअल तो पीछे नहीं छूट जा रहा है। तो हम इंडिविजुअल की स्टडी कर रहे हैं, तो हम फिर चले आते हैं वेलफेयर इकोनॉमिक्स पे, ठीक है, कि वेलफेयर की बात करते हैं कि सब कुछ करते हुए भी कैसे वेलफेयर हो सकता है सोसाइटी की, जो ग्रोथ है या जो इकोनॉमी है वो कैसे सस्टेनेबल वे में काम कर सकती है, ठीक है। ये चीजें हम पढ़ते हैं वेलफेयर इकोनॉमिक्स में। वेलफेयर के बाद हम जनरल इक्विलिब्रियम भी देखते हैं, इसी में इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं। मतलब कि देखो, जनरल इक्विलिब्रियम मीन्स कि कंज्यूमर जो है उसको किस चीज पे, कब, कौन से इक्विलिब्रियम पे उसको स्टेबिलिटी आएगी, अनस्टेबल रहेगा, ठीक है, कितनी सेटिस्फेक्शन की जरूरत है जहाँ पे स्टेबिलिटी आएगी, कितना, कौन सी चीज जो है वो नहीं होनी चाहिए वहां पे अनस्टेबिलिटी आएगी, ये हम जनरल इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं। फिर देखो कि फिर हम इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक्स पे बढ़ जा रहे हैं। इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक्स में कि जो कंज्यूमर है कि उसमें अगर मतलब क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, उसके एडवर्स सिलेक्शन से, उसको मोरल हजार्ड मतलब या लेमन्स मार्केट प्रॉब्लम से, कि उसको नॉलेज नहीं है, फिर सेलर को नॉलेज है। ऑब्वियसली बात है, कोई भी मार्केट रन हो रही है, प्रॉफिट मोटिव से काम कर रही है, उसमें आप वेलफेयर घुसा रहे हो, फिर आप सोशल पर्सपेक्टिव भी घुसा रहे हो, बट स्टिल क्या है कि अगर वहां पे एक्सप्लॉयटेशन होना हुआ या किसी को धोखा करना हुआ, तो इन एडवर्स, मान लो कंज्यूमर से एडवर्स सिलेक्शन हो गया क्योंकि वो नॉलेज नहीं रखता था। तो ऐसी चीजों में इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक्स के बारे में हम पढ़ते हैं कि इंडिविजुअल को क्या क्या इन्फॉर्म रहना चाहिए, चाहे क्या क्या अपनी राइट्स का पता होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें हमको इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। एंड देन आता है अनसर्टेनिटी एंड रिस्क के बारे में, कि डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क, कि हम कैसे, जो कंज्यूमर है या प्रोड्यूसर है, कैसे वो अपना डिसीजन लेता है रिस्क की सिचुएशन में, ठीक है। कुछ भी हो सकता है इकोनॉमी में, आउटर साइड कुछ भी वर्ल्ड वॉर हो रही है या नहीं हो रही, या कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो वो तो ठीक है, एक कंट्री पे तो असर पड़ रहा है, बट उनमें रहने वाले इंडिविजुअल पे कैसे असर पड़ रहा है, वो अनसर्टेनिटी में कैसे डिसीजंस ले रहा है रिस्क के साथ, इस चीज को हम इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। ओके, ये तो ओवरव्यू हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स का। जैसे ही फिर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पे पहुंचते हैं तो क्या पढ़ने लगते हैं, नेशनल लेवल की चीजें, कि नेशनल जीडीपी क्या होगा। अब तक हम अपने बारे में ही कंज्यूम प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन अब हम किसके, और अब नहीं एज ए सेलर जो है प्रॉफिट की बात कर रहा था, अब किस पे बात हो रही है, नेशनल लेवल पे, कि इंडिया की जीडीपी क्या होगी। जीडीपी के बाद हम पढ़ते हैं, जीडीपी पढ़ लिया हमने, जीडीपी, जीएनपी, सारा चीजें हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। फिर इनकम कंजप्शन की, पूरे देश के लेवल पे कितना इनकम हो रहा है, कितना कंजप्शन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम मैक्रो इकोनॉमिक में देखते हैं कि एक बैंकिंग सेक्टर पढ़ते हैं, ठीक है, कि बैंकिंग सेक्टर हमारे देश का कैसे काम कर रहा है। तो ये ओवरऑल चीजें जितनी भी कंट्री लेवल पे होती है, हम ये सारी चीजें मैक्रो में रिलेट करने लगते हैं, ठीक है। और ये हम सारी चीजें इंडिविजुअल लेवल पे माइक्रो में करते हैं। सो सॉरी फॉर द डिले, बट आई हैव टू like link all these theory why we are studying, okay। तो अब कंज्यूमर थ्योरी में हम बात करते हैं कि हमने देखा कि कंज्यूमर थ्योरी का बेसिक मोटिव यही है कि कंज्यूमर चॉइसेस कैसे लेता है, ठीक है। चॉइसेस लेता है तो उसकी चॉइसेस इसमें, और हम देखते हैं कि कैसे वो, उसकी चॉइसेस रैशनल है या नहीं है, ठीक है। और रैशनल होंगी तो कैसे कहाएंगे कि वो रैशनल है, ठीक है। तो सबसे पहला हम देखते हैं कार्डिनल वर्सेस ऑर्डिनल एनालिसिस, ठीक है। कार्डिनल ऑर्डिनल एनालिसिस देखने से पहले ये समझो कि यूटिलिटी क्या है। यूटिलिटी क्या है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कंज्यूमर, मींस कि किसी भी चीज, किसी भी संतुष्टि को, हिंदी में जिसे कहते हैं संतुष्टि, तो जिस चीज की संतुष्टि को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, सेटिस्फेक्शन को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, ये सवाल आता है कि ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर है तो कंज्यूमर मींस कंज्यूमर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उससे उसको भाई सेटिस्फेक्शन कैसे मिलती है ये भी जानना जरूरी है, ठीक है। तो सेटिस्फेक्शन उसको मिलती है किस चीज से, अब ये तो बात की बात है, पहले हम देखते हैं कि सेटिस्फेक्शन नापेंगे कैसे, कि किस
किस चीज से उसे कितनी मिलती है, तो उसमें दो चीजें आई, कार्डिनल और ऑर्डिनल। ठीक है, कार्डिनल जो है वो अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। ठीक है, कार्डिनल यूटिलिटी जो है वो अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। उन्होंने एक एग्जैक्ट यूनिट दे दी थी जिसे कहते हैं यूटिल्स। ठीक है, उन्होंने एक एग्जैक्ट यूनिट दी थी जिसे कहते हैं यूटिल्स, जिसमें आप नाप सकते हो किसी भी कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन। जैसे कि अगर मान लो कोई बर्गर खा रहा है, ठीक है, और सैंडविच खा रहा है, तो वो बोलता है कि मुझे बर्गर से ज्यादा 10 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली कंपैरिजन टू सैंडविच जिससे कि 5 यूटिल्स की मिल रही है। तो इससे आपको ऐसे आइडिया मिल गया कि अच्छा ठीक है, मतलब 5 से ज्यादा है तो मतलब इसको बर्गर से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिली। ठीक है, तो आपने क्या किया, एक सेटिस्फेक्शन जो एक फीलिंग थी उसको आपने मेजर करने के लिए एक यूनिट दे दिया। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, पर क्या होता है ना कि इकोनॉमिस्ट आते हैं, कहते हैं भाई ठीक है, ये लॉ ऑफ डिमांड को तो मतलब इकोनॉमिस्ट जो है ये अलाउ तो कर देते हैं कि चलो ठीक है, इससे लॉ ऑफ डिमांड जो है डायरेक्टली डिराइव हो जाता है। ठीक है, कि हम एज यू कंज्यूम मोर ऑफ गुड ईच एडिशनल यूनिट गिव लेस यूटिलिटी, कि मतलब इस तरह से हमको इस तरह से पता तो चल रहा है कि हम जितनी जितनी कंज्यूम करते जाएंगे एक्स्ट्रा यूनिट, हमारी जो यूटिलिटी है, जो हमारी सेटिस्फाइंग पावर है, दूसरा चीज अगर मान लो एक बर्गर से तुम्हें 10 यूटिल्स मिला, पर हो सकता है तुम दूसरा तीसरा चौथा बर्गर खाओ तो बस उस दिन के लिए तो इनफ हो गया भाई कि ये अब नहीं खाया जा रहा। ठीक है, तो वो तुम्हारे क्या कर रहा है, यूटिलिटी डिक्रीज कर रहा है। तो यूटिलिटी डिक्रीज कर रहा है मींस डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो एक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स में, वो यही कहता है, यही फॉलो हो रहा है कि आप हर एक यूनिट जब भी एक्स्ट्रा सेम गुड का कंज्यूम करोगे तो ईच एडिशनल यूनिट आपको हमेशा क्या करेगी, लेस सेटिस्फेक्शन देगी। ठीक है, लेस यूटिलिटी देगी। ठीक है, तो आप हर एक यूनिट के लेस सेटिस्फेक्शन के कारण उस चीज के लिए आप पे करना कम कर दोगे। ठीक है, दैट इज ऑल दैट अबाउट कार्डिनल। ठीक है, बट क्या है ना कि इकोनॉमिस्ट बोले कि यार यूटिलिटी बड़ी सब्जेक्टिव और साइकोलॉजिकल चीज है, इसके लिए हम कोई यूनिट ऐसे स्पेसिफिक दे के मतलब करेक्टली तो नहीं कुछ लग रहा है, उन्हें ऐसा लगा कि कुछ सही सा तो नहीं लग रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि फिर एक इकोनॉमिस्ट है हिक्स एंड एलन करके, उन्होंने डेवलप कर दिया ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी में उन्होंने क्या कहा कि ऑर्डिनल यूटिलिटी जो होगी वो ये बताएगी कि जो हम कितना किस चीज को प्रेफर कर रहे हैं, ए के ऊपर बी को प्रेफर कर रहे हैं कि बी के ऊपर ए को प्रेफर कर रहे हैं। तो जो ऑर्डिनल यूटिलिटी होगी वो रैंक्स देगी या प्रेफरेंस बताएगी, वो कोई प्रॉपर यूनिट नहीं बताएगी कि इतना आपको मतलब अच्छा लग रहा है और 10 यूटिल अच्छा लग रहा है कि 5 यूटिल, एग्जैक्ट नंबर नहीं बताए, पर आपकी प्रेफरेंस जरूर बता देगी कि आप बर्गर प्रेफर कर रहे हो सैंडविच के ऊपर। दैट्स इनफ टू नो दैट कि कंज्यूमर जो है क्या चाहता है। ठीक है, ओके, और ऑर्डिनल यूटिलिटी को ही बहुत रियलिस्टिक माना गया और इसे फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न कंज्यूमर थ्योरी कहा गया। ठीक है, क्योंकि ऑर्डिनल जो है वो इंडिफरेंस कर्व से डिराइव होता है। ठीक है, ऑर्डिनल यूटिलिटी का हम इंडिफरेंस कर्व से पता चलता है, जितना हायर इंडिफरेंस कर्व होगा उतनी हायर यूटिलिटी होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी क्लियर हो गई, कार्डिनल वर्सेस ऑर्डिनल में डिफरेंस। अब आते हैं लॉ ऑफ डिमांड पे। लॉ ऑफ डिमांड जो है, इसमें लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड जो है जो लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली क्या कहता है कि देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ गुड एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड ये बताता है कि अदर थिंग को कांस्टेंट रख दो, ऑल अदर फैक्टर को कांस्टेंट रख दो, सेटरस पैरिबस। ठीक है, तो और जब तब देखो कि प्राइस का डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, प्राइस का डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ता है जब सारी चीजें कांस्टेंट रख दो, तो तुम देखो कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड डिक्रीज हो जाती है, प्राइस जो है डिक्रीज हो रहा है तो डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, तो बेसिकली इससे क्या पता चल रहा है कि इनवर्स रिलेशनशिप हो रहा है, नेगेटिव रिलेशनशिप है प्राइस और डिमांड के बीच में। ठीक, क्योंकि जैसे ही प्राइस बढ़ेगा हम उसकी डिमांड कम कर देंगे, कुछ और खरीद लेंगे या नहीं खरीदेंगे, हमारी मर्जी है। और प्राइस अगर जैसे ही कम होगा, हमको अगर जरूरत है तो हम ज्यादा से ज्यादा चीजें उस चीज को खरीद के ले आएंगे। ठीक है, क्योंकि हम तो पैसा उतना ही खर्च कर रहे हैं, हमारी रियल इनकम उतनी ही खर्च हो रही है, गुड बढ़ और कम हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज हो गई लॉ ऑफ डिमांड के बारे में, जो कि इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है किसमें, प्राइस और क्वांटिटी में। ठीक, और सारी चीजें उसमें कांस्टेंट होनी चाहिए, ये याद रखना है। ठीक है, ओके, अब इसके बाद बात करते हैं मूवमेंट एंड शिफ्ट की। लॉ ऑफ डिमांड में बात होती है एक मूवमेंट और शिफ्ट की कर्व पे। तो देखो मूवमेंट जो होता है वो सेम कर्व पे मूवमेंट होता है। ठीक है, शिफ्ट जो होता है ना कि वो पूरा ही मूवमेंट जो होता है अलोंग द कर्व होता है, बट जो शिफ्टिंग होती है वो होल कर्व पे होती है। जैसे ये शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व कब होता है, कब होता है जब बस प्राइस चेंज होता है,
जब बस प्राइस चेंज होगा तो क्या होगा, मूवमेंट अलोंग द कर्व, ठीक है, वी स्लाइड अप ऑन डाउन द एग्जिस्टिंग कर्व, शिफ्ट ऑफ डिमांड का हैपन व्हेन समथिंग अदर देन प्राइस चेंजेस, ठीक है। अच्छा देखो, जब सिर्फ प्राइस चेंज होगा तब क्या होगा, मूवमेंट होगा, लेकिन जब प्राइस के अलावा सब कुछ चेंज हो, टेस्ट एंड प्रेफरेंस आपकी चेंज हो, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड चेंज हो, ठीक है, ये सारी चीजें जब चेंज होंगी तो वो तब उस वक्त सिचुएशन में क्या होगा, शिफ्ट होगा, ठीक है। ओके, तो प्राइस जब चेंज होगा तो क्या होगा, मूवमेंट होगा डिमांड कर्व पे, और जब प्राइस के अलावा सारी चीजें चेंज हो तो क्या होगा, शिफ्ट होगा, रिमेंबर दैट, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं नॉर्मल गुड की सिचुएशन, ठीक है। देखो तीन टाइप के गुड होते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं कि तीन टाइप के गुड, नॉर्मल गुड, ठीक है, इंफीरियर गुड एंड गिफन गुड। नॉर्मल गुड्स से हमें पता है कि ऐसे गुड्स जो कि नॉर्मल कंजप्शन में, जिन पे सेम असर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है, प्राइस इंक्रीज होने से वो डिमांड डिक्रीज होती है, इस तरह का जो लॉ अप्लाई होता है वो है नॉर्मल गुड। इंफीरियर गुड भी सिमिलरली काम करता है, बट इंफीरियर गुड ऐसे गुड होते हैं जो चीप क्वालिटी के होते हैं, ठीक है, आपकी जैसे इनकम बढ़ती है वैसे ही आप इसके प्रेफरेंस कम कर देते हो। और वही गिफन गुड क्या होता है, गिफन गुड एक एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड का, इस पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होती है, ठीक है, ये उल्टा ही काम करता है, प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज उससे कोई फर्क नहीं, उसका डिमांड जो है बढ़ता ही रहता है, ठीक है। ओके, देन अब देखते हैं नॉर्मल गुड की सिचुएशन में क्या होता है। अगर तुम्हारा नॉर्मल गुड है, ठीक है, और नॉर्मल गुड के टाइम में तुम्हारा इनकम जो है वो इंक्रीज हो गया, ठीक है, इनकम इंक्रीज होने से क्या होगा, नॉर्मल गुड ऑब्वियसली बात है कि क्या होगा, शिफ्ट शिफ्ट शो करेगा, ये शिफ्ट शो करेगा। और राइटवर्ड शिफ्ट मतलब पॉजिटिव चेंजेस होता है, ठीक है, तो मतलब जो नॉर्मल गुड है, अगर इनकम इंक्रीज हो रही है तो वो कर्व पे क्या होगा, शिफ्ट होगा और मोर डिमांड करेगा, ठीक है। प्राइस के अगर चेंज हो, इनकम अगर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो इनकम इंक्रीज होने के कारण जो उसकी डिमांड है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है और शिफ्टिंग होती है, ठीक, ये है नॉर्मल गुड की कंडीशन। ओके, अगर मान लो कि प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट राइज हो गया, अगर मतलब प्राइस जो सब्स्टिट्यूट गुड की राइज हो गई, ठीक है, तो क्या होगा, डिमांड इस गुड का जो है वो क्या हो जाएगा, फॉर दिस गुड शिफ्ट राइट। अगर व्हेन द देखो प्राइस अगर सब्स्टिट्यूट गुड पीएक्स गुड है एंड पीवाई गुड का प्राइस सॉरी पीएक्स की जो है सॉरी पीवाई की अगर प्राइस बढ़ जाएगी तो इस गुड की और बढ़ जाएगी ना। पहले हम दोनों प्रोडक्ट ले रहे थे, कॉफी भी ले रहे थे, टी भी ले रहे थे, बट जो कॉफी की प्राइस बढ़ गई तो हम ट्राई करेंगे कि चलो मेहमान आए चाहे कोई भी आए हम सबको चाय ही पिलाएंगे, तो हम डबल चाय की पत्ती मंगा रहे हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड शिफ्ट जो है राइट वर्ड कब हो रहा है, जब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड चेंज हो रहा है, जब नॉर्मल गुड में इनकम चेंज हो रहा है, ठीक है। तो नॉर्मल गुड में किस किस चीजों से चेंज हो रहा है कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड इंक्रीज हो जा रहा है, पहला कंडीशन, दूसरा इनकम राइज हो जा रहा है, तो नॉर्मल गुड हमारा जो है राइट वर्ड शिफ्ट हो जा रहा है, ठीक है। इसी तरह आप जो है और भी मतलब शिफ्ट और चीजों का नॉर्मली जो है अज्यूम करके आप लगा सकते हो, इतनी कोई बड़ी चीज है नहीं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बैंडवेगन एंड स्नो एंड बेबलिन इफेक्ट, ठीक है। बैंडवेगन एंड स्नो एंड बेबलिन इफेक्ट को पढ़ने का कोर आइडिया ये था इन तीनों का कि दीज आर एक्सेप्शन टू नॉर्मल गुड, ये जो है नॉर्मल गुड के एक्सेप्शन है, ठीक है। वॉट वेयर वॉट अदर्स डू और द प्राइस इटसेल्फ अफेक्ट योर डिजायर फॉर द गुड। देखो ये जो है थ्री इफेक्ट्स हैं, ठीक है, जो कि हार्वे लिविंगस्टन द्वारा आइडेंटिफाइड किए गए हैं। ये क्या डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्राइब सिचुएशन वेयर इंडिविजुअल डिमांड इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट अदर्स डूइंग एंड व्हाट द प्राइस सिग्नल्स। मतलब देखो ये तीनों जो है ना, ये हार्वे लिविंगस्टन द्वारा आइडेंटिफाई किए गए हैं, ऑल्दो गिवन किसी किसी और द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो जो इन तीनों का ही मतलब ये क्या ही ये तीनों ही एक सिचुएशन डिस्क्राइब करते हैं, वो ये है कि जब इंडिविजुअल डिमांड जो है वो इंडिविजुअल डिमांड इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट अदर्स डूइंग। इंडिविजुअल की जो अपनी डिमांड है उसके, मैंने कहा ना कि जो भी थ्योरी है इकोनॉमिस्ट अपने इन्वायरमेंट चलाते हैं, इकोनॉमिस्ट भी कौन है, कंज्यूमर ही है। तो अगर जो कंज्यूमर भी है वो अपने इन्वायरमेंट से ही डिमांड्स अपनी क्रिएट करता है कि अरे ठीक है आज मेरे पास सोफा सेट ब्लू है बट ट्रेंड चेंज हो गया है येलो चाहिए, ठीक है, या अब मैं इंडक्शन कुकटॉप पे बनाऊंगा, ये तो मान लो क्राइसिस की सिचुएशन होगी। मतलब कोई भी चीज ऐसी चीज अपने इन्वायरमेंट से ही उठाता है, ठीक है। तो जो इंडिविजुअल की डिमांड है उसकी इंडिपेंडेंट खुद की नहीं है, किसी ना किसी की इन्फ्लुएंस ही है उस पर, आइदर व्हाट द प्राइस सिग्नल्स या कोई और क्या कर रहा है इससे, ठीक है। अब तीनों में इफेक्ट देखते हैं। तो याद रखना बैंडवेगन इफेक्ट जो है वो होता है कब, जब व्हेन पीपल वांट अ गुड बिकॉज अदर्स हैव इट। मतलब जो सबके पास है इसीलिए उसको चाहिए,
ठीक है, जो सब कर रहे हैं मतलब वो वही करेगा, इस तरह का ही मतलब है बैंडवैगन इफेक्ट पर। ठीक है, कि डिमांड राइजेस एज मोर पीपल बाय इट, मतलब कि बैंडवैगन इफेक्ट क्या है कि अब बैगी जींस का ट्रेंड चल रहा है मान लो, तो इसलिए मुझे मुझे बैगी जींस पसंद हो या ना हो, बस इसलिए पहनना है क्योंकि सब पहन रहा है, तो ये नॉर्मल बात है। ठीक, तो ये हो गया बैंडवैगन इफेक्ट। ठीक है, ओके। ये जो है फैशन ट्रेंड पे अप्लाई होता है, सोशल मीडिया प्रोडक्ट्स पे अप्लाई होता है कि सब इंस्टाग्राम पे शिफ्ट हो रहे हैं तो मैं भी होऊंगा। ठीक है, और ये मतलब सिंपली इसका मतलब है एड पॉपुलर, मतलब जितना पॉपुलर कोई चीज है, मोर पॉपुलर समथिंग मोर डिजायरेबल इट बिकम्स। ठीक है, ओके। और इसका जो डिमांड कर्व होता है मोर स्टिपली टू द राइट, बहुत पतले तरीके से राइट की तरफ शिफ्ट मतलब झुका होता है। ठीक है, या शिफ्ट होता है। ठीक है, डिमांड कर्व राइट वर्ड मतलब झुका होता है। जो स्नोब इफेक्ट है वो क्या है, स्नोब इफेक्ट जो होता है ये सेम बैंडवैगन का अपोजिट होता है। ये इसलिए नहीं किसी को चाहिए क्योंकि ये सबके पास है, ये बहुत पॉपुलर है, ये इसलिए पीपल वांट ए गुड प्रिसाइजली बिकॉज नॉट एवरीवन हैज इट। ठीक है, पहला बैंडवैगन ये था कि सबके पास है इसलिए मुझे चाहिए क्योंकि ये पॉपुलर है, फैशन ट्रेंड, ये चीजें हो रहे, सब पहन रहे हैं तो मैं भी पहनूंगा। पर स्नोब इफेक्ट क्या है कि ये सब चीजें नहीं कर रहे, मुझे यूनिक दिखना है तो मैं ये करूंगा काम। ठीक, तो जो ऐसे गुड्स जो प्रिसाइजली नॉट एवरीवन हैज इट। ठीक, ओके, ये एक्सक्लूसिविटी पे काम करता है। ठीक है, एक्सक्लूसिव गुड्स पे काम करता है। ठीक है, जितने भी एक्सक्लूसिव गुड होंगे वो स्नो पर्सन, जो स्नो नेचर का पर्सन होगा उसको डिजायर करेगा। ठीक, ओके। जैसे कि लग्जरी गुड में भी लिमिटेड एडिशन, यहाँ पे लग्जरी गुड में भी लिमिटेड एडिशन याद रखना। अब देखते हैं बैबलिन इफेक्ट। बैबलिन इफेक्ट जो है ना, ये नेम ही किया गया था थॉर्स्टीन बैबलिन के द्वारा। ठीक है, तो ये जो है ना कि इसका सिंपल मतलब है कि पीपल वही गुड खरीदते हैं, वो उसी गुड सर्टेन गुड्स को खरीदते हैं क्योंकि वो महंगी है, एक्सपेंसिव है, इसीलिए तुम खरीदते हो। आप रोलेक्स की वॉच तभी खरीदते हो क्योंकि वो बहुत महंगी है, वरना वॉच जो है टाइटन की भी सेम काम करती है, वो भी काम करती है, बट रोलेक्स वॉच इज एक्सपेंसिव, एवरीबॉडी नोज इट दैट इट इज एक्सपेंसिव, दैट्स व्हाई यू वांट टू परचेज इट। ठीक है, तो ये क्या बताता है, हाई प्राइस जो है सिग्नल स्टेटस का बताता है। ऑब्वियसली अगर आप रोलेक्स की वॉच डेली में पहन रहे हो तो विच मीन्स कि आप एक अच्छा खासा अर्न करते होगे या आपका अच्छा हाई स्टेटस होगा, दैट यू कैन यूज दिस वॉच इन अ डेली पर्पज। ओके, आइदर नॉट अ डेली पर्पज, अगर वंस इन अ वाइल भी आप पहन रहे हो तो यू हैव अ स्टेटस टू परचेज दिस। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अ बेबलिन इफेक्ट। ओके, तो अगर अब तीनों का हम डिफरेंस देखें बेसिकली, तो बैंडवैगन क्या है, एड पॉपुलम पे काम करता है, मतलब पॉपुलर है इसलिए चाहिए। ठीक है, पॉपुलर है, सबके पास है, फैशन में है तो इसलिए चाहिए। स्नोब जो है वो काम करता है एक्सक्लूसिव, सॉरी, स्नोब जो है, हाँ, स्नोब जो है एक्सक्लूसिव पे ही काम करता है। ठीक है, स्नोब जो है एक्सक्लूसिव गुड पे काम करता है, लिमिटेड एडिशन है कोई चीज तो वो मेरे पास होनी चाहिए। फिर जो बेबलिन है, बेबलिन किस पे काम करता है, एक्सपेंसिव पे, एक्सपेंसिव है इसलिए चाहिए, नॉट ए लिमिटेड और इसकी चीज, एक्सपेंसिव है तो चाहिए। ठीक, स्टेटस सिंबल दिखाता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डिमांड कर्व क्यों नहीं, यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड क्यों नहीं अप्लाई होता है, क्योंकि ये सारे डिमांड कर्व जो होते हैं ये जो है पॉजिटिव स्लोप में होते हैं। ठीक है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं शो करते हैं, ये ऐसे ऐसे पॉजिटिव स्लोप शो करते हैं। ठीक, ओके, लेट्स गो फॉर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कोर आइडिया यही था कि हाउ सेंसिटिव इज क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन प्राइस, कितना सेंसिटिव है क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस के चेंज होने पे। ठीक है, प्राइस के चेंज होने पे हमारा डिमांड जो है कितना सेंसिटिव है इस चीज को नापता है। तो प्राइस इलास्टिसिटी से याद रखना सेंसिटिव, जो सेंसिटिव पर्सन है ना, कि तुरंत जैसे ही थोड़ा उसको डांटा गया वो तुरंत चेंज हो जा रहा है। ठीक, ये तुरंत उसको जैसे ही प्यार किया गया वो तुरंत ही मतलब खुश होके ओवर ही हो गया है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड अ सेंसिटिविटी। तो तुम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से याद रखना कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम प्राइस का क्वांटिटी डिमांड पे सेंसिटिविटी चेक कर रहे हैं, सेंसिटिविटी देख रहे हैं। ठीक है, कि प्राइस के लिए क्वांटिटी डिमांड कितना सेंसिटिव है। ठीक, ओके, और इसको हम कैसे मेजर करते हैं, परसेंटेज में। कि और इसका क्या, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है कि चेंज इन परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, अपॉन में चेंज इन परसेंटेज ऑफ प्राइस। अंडरस्टूड, क्वांटिटी डिमांडेड के चेंज होने में परसेंटेज के कितना प्राइस में चेंजेस आ रहा है।
ओके। नेक्स्ट चलो, अगर हम देखें कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ कंज्यूमर टू प्राइस चेंज। इफ अ 10% ऑफ राइज इन प्राइस कॉजेज 20% फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड, इलास्टिसिटी इज 2। दैट इज मतलब सिंपल कि हमने क्या देखा कि इलास्टिसिटी क्या होगी, प्राइस, हमने फॉर्मूला देखा ना कि कितना चेंज आ रहा है क्वांटिटी में, उसके अपॉन में हम प्राइस को रख देंगे। तो 10% अगर चेंज आ रहा है प्राइस में और 20% क्वांटिटी में, तो 20 अपॉन में 10, तो इलास्टिसिटी हमारी क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है, तो अगर 2 आ गई मीन्स कि डिमांड जो है वो इलास्टिक है। ठीक है, डिमांड जो है इलास्टिक है। कंज्यूमर जो बहुत सेंसिटिव है प्राइस के प्रति, अगर प्राइस थोड़ा भी बढ़ रहा है तो कंज्यूमर अपनी डिमांड बढ़ा या घटा दे रहा है। ठीक है, टू सेंसिटिव है कंज्यूमर। ठीक, अगर मान लो जो इलास्टिसिटी है 0.3 आई, तो तुम्हारा मतलब डिमांड जो है इन इलास्टिक है, मतलब कंज्यूमर थोड़ा ठोस है भाई, इन इलास्टिक है, मतलब वो खिंच नहीं रहा है तुरंत। ये नहीं है कि तुरंत उस प्राइस बदल रहा है तो वो तुरंत अपनी डिमांड चेंज कर दे रहा है, तो इन इलास्टिक है। बस इलास्टिक, इन इलास्टिक को रबड़ से इमेजिन करना। हेयर में जो रबड़ लगाते हैं वो तुरंत खिंचता है, बहुत ज्यादा खिंचता है। ठीक है, जैसे ही उसको खींचो, जो जो हम रबड़ यूज करते हैं, इरेजर के इरेजर जो हम यूज करते हैं वो इतना इलास्टिक नहीं होता, उसको इतना खींचने पे तुरंत नहीं चेंज होता है, तो वो क्या होता है, इन इलास्टिक होता है। ठीक है, तो इसको प्राइस के टर्म में देख लेना कि प्राइस और डिमांड के टर्म में, कि अगर प्राइस हल्का सा बढ़ा, मैंने 2 पॉइंट भी बढ़ाया, कंज्यूमर जो है अगर 10 रुपए से 12 रुपए पे करना पड़ा, तो वो अमूल का दूध लेके नहीं कहाँ चला गया, मदर डेयरी के दूध पे। बहुत सेंसिटिव है प्राइस के लिए। ठीक, और वही इन इलास्टिक कंज्यूमर है कि भाई कुछ भी हो प्राइस, मैं तो खरीदूंगा ही, मतलब 10 हो या 12 रुपए हो, मैं तो अमूल का ही प्रोडक्ट खरीदूंगा। ठीक, दिस इज कॉल्ड अ प्राइस इलास्टिक और इन इलास्टिक। ठीक है, तो मान लो अगर टू है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो ये 2 क्या शो कर रहा है कि बहुत ही सेंसिटिव है, वेरी सेंसिटिव। 0.3 क्या शो कर रहा है कि ये जो है इन इलास्टिक है। अब तुम देखना, इन नंबर से ही आपको पता चल जाएगा कि कितने तक इन इलास्टिक और इलास्टिक मानते हैं। ठीक है, तो की डिटर्मिनेंट इलास्टिसिटी का क्या है, डिटर्मिनेंट क्या क्या है इलास्टिसिटी का, तो अवेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, कि भाई कैसे आपकी डिमांड जो है वो खिंचेगी कैसे, जब सब्स्टिट्यूट गुड अवेलेबल होंगे मोर। ठीक है, तो जैसे टी के बदले कॉफी अवेलेबल है तभी तो हो रही है, अगर नहीं अवेलेबल, नमक के बजाय कुछ और, मान लो जो ब्लैक सॉल्ट है वो ना अवेलेबल होता, कुछ भी नहीं होता, बस जो हम सॉल्ट यूज करते हैं डेली में वही होता, तो हम कहाँ तक, हम अपनी डिमांड खींच के भी हम प्राइस के बढ़ने पे भी क्या ही कर सकते थे, वही गुड लेते। ठीक है, तो इसीलिए की डिटर्मिनेंट इलास्टिसिटी की क्या है कि पहला तो एबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। ठीक है, अगर मोर सब्स्टिट्यूट होंगे तो मोर इलास्टिक होगा। दूसरा क्या डिटर्मिनेंट है, नेसेसिटी वर्सेस लग्जरी, क्या आपकी नेसेसिटी है, अगर नेसेसिटी है तो वो इन इलास्टिक होगी, वो नहीं खिंचेगी जो नेसेसिटी गुड है, पर जो लग्जरी है वो भाई चेंज हो सकती है। ठीक है, नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं है, अभी तो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड, हायर प्रोपोर्शन मींस मोर इलास्टिक, अगर आप ज्यादा प्रोपोर्शन इनकम का खर्च करना पड़ रहा है तो आपका डिमांड ज्यादा इलास्टिक हो जाएगा। ठीक है, एंड टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड कैसा है कि डिमांड इज मोर इलास्टिक इन द लॉन्ग रन एज कंज्यूमर एडजस्ट। देखो जो भी, अगर तुरंत अमूल ने 10 से 12 रुपए के है तो हम 2-4 दिन तो नहीं वो करेंगे, बट अब हम देखेंगे 1 महीने बाद भी ये लोग वापस अपने ओरिजिनल प्राइस पे नहीं आ रहा है एंड सेम सब्स्टिट्यूट मदर डेयरी अवेलेबल है, तो वी विल गो फॉर दिस ना जो 10 रुपीज में मिले। ठीक है, और परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड मींस क्वांटिटी डज नॉट चेंज एट ऑल विथ प्राइस। देखो परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब ये हो गया, और ये वर्टिकल डिमांड ऐसे शो होता है। ठीक है, ये है परफेक्टली इन इलास्टिक, जो एकदम ही कुछ भी कर लो मैं नहीं खींचूंगा, मैं अपना डिमांड नहीं चेंज करूंगा, तुम अमूल का प्राइस बढ़ा के 100 रुपए कर दो मैं यही खरीदूंगा। ठीक, परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक को ऐसे हॉरिजेंटल वे में रिप्रेजेंट करते हैं कि तुम 10 से 10.5 तो करो, मैं तुरंत कहीं और ना कोई और कंपनी का मिल्क नहीं ले आया तो कहना। ठीक है, तो बेसिकली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने समझ गया कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। उसमें हमने देखा कि इलास्टिक इन इलास्टिक क्या होता है, इलास्टिक इन इलास्टिक के बाद हमने समझा कि जब इलास्टिक इन इलास्टिक हम समझ गए कि जितना मतलब 0 से 1 के बीच में होगा तो मतलब 0
जीरो के आसपास होगा या 0 से 1 के बीच में होगा उतना ठीक है, बट उससे ज्यादा जाएगा तो मतलब इन द सेंस कि वो 1 जो होता है यूनिटरी इलास्टिक होता है, कांस्टेंट, उसके नीचे जितना भी रहेगा चलो ठीक है, इन इलास्टिक होता जा रहा है, ठीक है, पर इसके ऊपर जाएगा मतलब डिमांड जो है हमारी इलास्टिक होती जा रही है, ठीक है। तो ये समझा, फिर परफेक्टली समझा हमने। परफेक्टली मतलब कोई भी चीज परफेक्टली या तो है या तो नहीं है, इलास्टिक इन इलास्टिक, ओके। ठीक है, शायद मैंने ज्यादा खींच दिया है, बट अब लास्ट कर लेते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी एंड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस प्राइस, मार्शलियन डिमांड, हिक्सियन डिमांड फंक्शन। ओके, काफी ज्यादा है, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।